नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम परिमेय संख्याओं के विषय में पहले बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। पिछली कक्षा में हम परिमेय संख्याओं को जान चुके हैं कि उन्हें कैसे जोड़ा जाए, उन्हें कैसे घटाया जाए और परिमेय संख्याओं पर गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया के बारे में भी हम सीख चुके हैं। आपको याद होगा परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं पर हमने विभिन्न प्रगुणों के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें क्रम विनिमेय प्रगुण, संवरक प्रगुण और साहचर्य प्रगुण मुख्य थे। इसके अतिरिक्त हमने गुणा पर वितरण प्रगुण का प्रयोग करना भी सीखा होगा। आशा है आपने इनसे संबंधित अभ्यासों को कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत परिमेय संख्याएं, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त करना और परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान के बारे में और परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आपने पूर्णांकों में पढ़ा था कि पूर्णांकों का निरपेक्ष मान वह मान होता है जो चिन्ह प्लस यानी कि धन अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। यदि x कोई पूर्णांक है तो x के निरपेक्ष मान को हम मॉड x, ये जो दो लाइनें लगा रखी हैं इसे हम मॉड कहते हैं, मॉड x से निरूपित किया जाता है। और मॉड x बराबर इसकी तीन वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे? यदि x 0 से बड़ा है, मतलब x के अंदर की वैल्यू बता रहे हैं हम, तो ये आपका धन x आएगा प्लस का x। यदि x 0 है तो निरपेक्ष मान 0 होगा और यदि x लेस देन 0 है तो यहाँ पर आप माइनस x लिखेंगे। लेकिन जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तब इसका जो मान आएगा वह आपका धनात्मक ही आएगा। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। +3 का निरपेक्ष मान, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया है मैंने, तो आप इसे +3 कर दीजिए और उसका जो उत्तर है वो आया है +3। अब -4 का निरपेक्ष मान, -4 पे आपने मॉड का निशान लगा दिया। हमने क्या बताया था कि आपको यहाँ माइनस चिन्ह लेकर चलना है माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस और -4 माइनस माइनस क्या हो गया? +4। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो निरपेक्ष मान होता है वो सदैव ही धनात्मक ही आता है, वो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, बताइए 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। हमने कहा है यदि धनात्मक होगा तो आप धन के साथ लगाइए, ऋणात्मक होगा तो ऋण के साथ लगाइए और माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। तो 0 का निरपेक्ष मान यहाँ पर 0 ही होता है। अब बच्चों, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, जैसे कि हमने अभी बताया पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, इसी प्रकार से हम परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान पर भी चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान भी प्लस अथवा माइनस चिन्ह से निरपेक्ष होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि निरपेक्ष मान 5/7 वाली संख्या की संगत परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मॉड का चिन्ह लग रहा होता है, निरपेक्ष मान का चिन्ह लग रहा होता है, तो वहां पर यदि धनात्मक है तो धन चिन्ह के साथ आएगा, ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह के साथ भी उसका जो मान आएगा वो धनात्मक ही आता है, प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस के साथ भी आप माइनस की गुणा कर देते हैं। तो आप इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि 5/7 जो कि प्लस में है उसका उत्तर 5/7 आया। इसी प्रकार अगर -5/7 लूँ मैं, यहाँ पर ऋण चिन्ह के साथ मैंने 5/7 लिया है, तो उसका निरपेक्ष मान भी मेरा प्लस में ही आएगा। तो आपने क्या देखा, दोनों का मान प्लस ही आ रहा है। और किस किस के लिए आ रहा है? ये आपका धन संख्या के लिए भी और ऋण संख्या के लिए भी आपका जो मान है वो धनात्मक ही आया है। तो दोनों का मान, निरपेक्ष मान 5/7 है। अब देखिए मैं आपको इसे संख्या रेखा पर दिखाती हूँ। 5/7 ये ए पॉइंट बिंदु यहाँ पर होगा और बी बिंदु -5/7 यहाँ पर होगा, लेकिन दोनों का निरपेक्ष मान आपका 5/7 ही होगा। तो इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। साथ ही प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। शून्येतर इसलिए बोला है क्योंकि 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। और परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है, यह हम अभी आपको बता चुके हैं।
चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एक बच्ची है सविता, उसने x का मान लिया है -3/8 और y का मान लिया है 4/12 और उसने इस संबंध को, ये संबंध है एक यहाँ पर, इस संबंध को इन्होंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है। अब आपको ये जांच करनी है कि यह संबंध सही है या गलत है। चलिए एक बार इसकी जांच करते हैं। तो हम पहले पहला प्रश्न लेते हैं। x बायां पक्ष लेंगे, इसमें आप देख रहे हैं दो पक्ष हैं, एक आपका बायां पक्ष है, एक आपका दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष में x प्लस वाई पर यहाँ पर मॉड का चिन्ह है, तो मैं पहले केवल बायां पक्ष यहाँ पर हल कर रही हूँ। तो -3/8 प्लस y का मान रखा 4/12। अब देखिए मॉड का चिन्ह लगा हुआ है दोनों तरफ, तो आप केवल अंदर वाली संख्या को हल करेंगे। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 24 और क्योंकि आपको 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करनी है, 3 से, इसी प्रकार 12 को 24 बनाने के लिए भी 2 से गुणा करनी है आपको। तो आपने इनके अंशों को भी उसी प्रकार 3 और 2 से गुणा कर दिया। तो -9 प्लस 8/24 और माइनस प्लस माइनस -1/24। मॉड का चिन्ह लगा हुआ है, मॉड यानी निरपेक्ष मान का चिन्ह से क्या करेगा, माइनस को प्लस बना देगा, क्योंकि बाहर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो इसका उत्तर आया है 1/24। अभी हमने कौन सा पक्ष हल किया है, बायां पक्ष। अब हम करेंगे दाएं पक्ष को हल, यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज रख दीजिए। मॉड में x की वैल्यू रख दी -3/8 प्लस y की वैल्यू रख दी 4/12। अब आप देखिए अलग अलग मॉड लगे हुए हैं। पहले क्या था कि पूरे मॉड के अंदर दो संख्याएं थी और हमने उन्हें हल किया था। अब हम क्या करेंगे, एक मॉड के अंदर जो x का मान है पहले इसे हल किया जाएगा। तो -3/8 का निरपेक्ष मान यानी कि मॉड क्या हुआ, 3/8 प्लस 4/12। उसके बाद अब देखिए मॉड के चिन्ह तो हट चुके हैं, निरपेक्ष मान का चिन्ह अब हट चुका है। अब इसे सिंपली जैसे आप करते थे एलसीएम लेकर सॉल्व करिए और जो आपका यहाँ पर उत्तर आया है वो आया है 17/24। तो जो सविता है उसने क्या संबंध दिखाया था कि x प्लस वाई पूरे का मॉड छोटा रहेगा, मॉड x प्लस मॉड y से छोटा आएगा। तो देखिए क्या छोटा है या नहीं, 1/24 और यहाँ 17/24। कौन छोटा है इन दोनों में से, इन दोनों में से 1/24 छोटा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा जो इन्होंने संबंध निकाला है ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से चलिए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो अभी पहला प्रश्न का जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि यह संबंध सही है। अगला प्रश्न हम हल कर रहे हैं, उसमें हमें सवाल दिया है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया है, प्लस की जगह गुणा का चिन्ह दे दिया और मॉड x गुणा मॉड y दोनों को दिखाना है कि बराबर आएगा। पहले वाले में क्या था, प्लस का चिन्ह था बीच में, यहाँ प्लस का चिन्ह था और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह था और हम कह रहे थे कि ये जो पूरे को जोड़ने के बाद जो निरपेक्ष मान है वो अलग अलग उनके निरपेक्ष मानों के योग से छोटा होगा। अब यहाँ कह रहे हैं गुणा कर, चाहे साथ में गुणा करके आप तब निरपेक्ष मान निकालिए या फिर अलग अलग निरपेक्ष मान करके गुणा निकालिए, उनका उत्तर समान आएगा, इक्वल आएगा, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए वही हमने पहले बायां पक्ष हल कर लिया। तो बाएं पक्ष में आप देख रहे हैं x गुणा y, x का मान रखा -3/8 और y का मान रखा 4/12 और गुणा याद है ना कैसे करते थे, हम कैसे करते थे, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में करते थे। तो हमने वही किया, -3 अंश है और 4 अंश है, अंशों की गुणा हरों की गुणा। अब आप देखेंगे ये 3 और 12 हैं, ये दोनों एक ही टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, वैसे 4 और 12 भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं 3 से कर देती हूँ, 3 एकम 3 चौक 12, 4 के पहाड़े में 1 पर गया, 4 के पहाड़े में 2 पर गया। तो ये माइनस के चिन्ह को भी याद रखना है। तो आपका जो ऊपर अंश बचा है, क्या बचा है, -1 गुणा 1 बटा 2 गुणा 4। अब -1 गुणा 1 जब आप करेंगे तो -1/8 आएगा और उसका निरपेक्ष मान पूरे का, माइनस का चिन्ह आप इसे हटा देंगे, प्लस का 1/8 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम दायां पक्ष हल करेंगे, हमने अलग अलग निरपेक्ष मान निकाला, अंश की अंश में गुणा, और उसी प्रकार से हमने इसे भी यहाँ पर जो एक ही पहाड़े में इनके एक ही मासा से 3 और 12 के मासा से हमने इन्हें भाग कर दिया है और जब हमने इन्हें हल किया तो 1/8 आया। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला कि इन दोनों का जो
ये संबंध है वो बिल्कुल सही है। ये जो हमारा संबंध निकाला सविता ने वो बिल्कुल सही निकाला था। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं, एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या सीखा था कि जब x और y में से एक धनात्मक परिमेय संख्या हो और दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, एक प्लस है और एक माइनस है ना, धनात्मक और ऋणात्मक, तब x प्लस वाई पूरे का मॉड छोटा होगा अलग अलग इनके निरपेक्ष मानों के योग से। पूरे योग का निरपेक्ष मान छोटा आएगा अलग अलग निरपेक्ष मानों के योग से। इसी प्रकार से जब x और y दोनों समान चिन्ह वाली परिमेय संख्याएं हो, दोनों समान चिन्ह हैं अगर, तब आपका इनका उत्तर बराबर आएगा। मतलब योग का निरपेक्ष मान और अलग अलग निरपेक्ष मानों का योग आपका बराबर आएगा। इसी प्रकार से जब x और y कोई भी दो परिमेय संख्याएं, कोई भी, चाहे प्लस में हो चाहे आपकी माइनस में हो, तब आपका ये जो आपका नियम है वह बिल्कुल सही निकलेगा। कौन सा? गुणा का, कि पूरे गुणनफल का आप निरपेक्ष मान निकालिए या फिर निरपेक्ष मान निकालकर गुणनफल ज्ञात कीजिए, आपका ये संबंध बराबर आएगा। बस छोटा कब आएगा? जब इनके जो चिन्ह हैं वो अलग अलग होंगे, x और y के चिन्ह अलग अलग होंगे। तो बच्चों अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि बताइए -3 और 3 के मध्य कितने पूर्णांक हैं? पूर्णांक तो आपने पढ़ रखे हैं, कक्षा 6 में ही आपने पूर्णांक पढ़ लिए थे। तो -3 और 3 के मध्य कौन कौन से पूर्णांक होते हैं? सोचिए जरा। मैं आपको यहाँ पर एक आपके लिए एक छोटी सी हिंट भी दे रही हूँ। मैंने संख्या रेखा बना दी। अब सोचिए -3 और 3 के मध्य कौन कौन से पूर्णांक आपको दिख रहे हैं। देखो, ये रहा आपका -3, ये रहा आपका +3। कौन कौन से पूर्णांक इनके बीच में है? -2, -1, 0, 1 और 2, है ना। ये इनके मध्य के पूर्णांक हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। तो इसका उत्तर क्या हुआ? उत्तर हुआ कि भाई -3 और 3 के मध्य के पूर्णांक ये हैं, -2, -1, 0, 1 और 2, है ना। आपको दिखने में लग रहा था, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग थे। इसी प्रकार से हम चलिए एक प्रश्न और पूछते हैं आपसे। अब बताइए बच्चों, 2 और 3 के मध्य कौन से पूर्णांक हैं? 2 और 3, ध्यान रखिएगा। अब इसी यहीं पर देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है। 2 और 3 के मध्य कौन से पूर्णांक हैं? 2 और 3 के मध्य अभी आपको देख पा रहे होंगे कोई पूर्णांक नहीं है। तो दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है। वो आप बता सकते हैं 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, गिन सकते हैं आप उन्हें, सीमित होती हैं दो पूर्णांकों के मध्य। लेकिन दो परिमेय संख्याओं के मध्य जब हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तब यह नियम क्या होगा? तो जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 के मध्य 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह मैंने आपको पिछली कक्षा में भी जब जोड़ और घटाव की बात कर रहे थे तब भी हमने एक प्रश्न इस प्रकार का किया था। तो 2 और 3 के मध्य 7 परिमेय संख्याएं यदि हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं? 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम 7 में एक भाग यहाँ पर जोड़ देंगे, इसके 8 भाग करेंगे। कुल कितने भाग करेंगे हम? 8। जितना भी आपको दे रखा हो उसमें एक आप जोड़ दीजिए और फिर इसके अंश और हर को उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे 2/1 है तो आपने 8/8 से गुणा किया, जो नई परिमेय संख्या निकली वो 16/8, वो समतुल्य परिमेय संख्या है 2 के। मतलब 2 और 16/8 एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार से आपने 3/1 को भी, क्योंकि 3 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में आप 1 लगा सकते हैं, और 8/8 से गुणा कर दिया तो आपको प्राप्त हुआ है 24/8। तो अब इसे देखिए संख्या रेखा पर, 2 का मतलब है 16/8, 3 का मतलब है 24/8, और इनके मध्य हमें 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी ना, तो आप इनके बीच में यहाँ पर 7 रेखाएं लगा दीजिए, छोटी छोटी लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 रेखाएं लगाने से 8 भाग हो। यहाँ पर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेखाएं लगाने से 8 भाग हुए हैं। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हो गए। अब इनके नाम देखिए, 16/8 और 24/8 के मध्य 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8 और 23/8। और ये कितनी परिमेय संख्याएं निकली 8 भाग करने से? 7 परिमेय संख्याएं हमें हमारी निकली हैं। तो ये 7 परिमेय संख्याएं निकल गई हैं, यही हमारा क्या होगा बच्चों? यही हमारा उत्तर होगा।
चलिए अब आगे हम समझते हैं कि 19/8 और 20/8 के मध्य और परिमेय संख्याएं निकालनी हो। जैसे अब मैंने सोच लिया कि मैं 9 परिमेय संख्या निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिया है आप ध्यान रखिए, पीछे की स्लाइड दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर 19 और 20/8 आया है ना। अब मैं इनके मध्य आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। 19/8 और 20/8 के मध्य परिमेय संख्या निकाल कर दिखा रहे हैं। तो 19/8 और 20/8 के मध्य भी हम और परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए अभी मैं 9 निकालूंगी तो क्या करूंगी, 9 + 1 करके 10 भाग करूंगी और 10/10 से गुणा करूंगी इस तरीके से, और ये आपका 2 समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ आप इसे संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब आपको परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई 9, वो इस प्रकार से अगली संख्या जो समान हर के साथ आप ले सकते हैं, 191/80, 192/80, 193/80, इस प्रकार से आपने संख्याएं निकाल ली है ना। अच्छा, अब मैं बोलूं कि इन दोनों के मध्य भी निकालिए, 194/80 और 195/80, तो ये तो निकलता ही जाएगा। क्या ये सिलसिला कभी खत्म होगा? नहीं, ये इसी प्रकार चलता जाएगा। आप परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं निकालते जाएंगे, अनेक परिमेय संख्याएं आप यहाँ पर निकालते जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परिमेय संख्याओं के मध्य जो परिमेय संख्याएं आप ज्ञात करते हैं उनकी संख्या सीमित होती है, सीमित नहीं होती, असीमित होती है। पूर्णांकों में सीमित होती है, परिमेय संख्याओं में असीमित होती है, कभी खत्म नहीं होती। अनगिनत परिमेय संख्याएं इनके मध्य आप निकाल सकते हैं। तो जैसे 2 और -1 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, -2 और -1, तो पहले आप देख सकते हैं कि -2 और -1 की एक संख्या रेखा का भाग मेरे हाथ में है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैंने एक संख्या रेखा बना ली है, मेरे हाथ में भी है -2 -1। अब मैंने इसको बीचों बीच वाली जो संख्या निकालूंगी, मैंने इसे एक बार मोड़ दिया, देख रहे हैं। अब देखिए एक बार मोड़ दिया है इसे, तो एक बार मोड़ने के बाद जो क्रीज मुझे प्राप्त हुई है यहाँ पर, ये वाली क्रीज, ये कितनी होगी? चलिए इसे हम लोग कर देखते हैं। तो ये आपकी जो बिंदु है इसे हमने C मान लिया है, यह बिंदु C होगा। ये होगा A + B/2, मतलब A और B का आधा। तो A और B का आधा, आपने A और B का मान रखा और उसका आधा कर दिया, और जब आपने इसे हल किया -3/2 आपको प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम इस बिंदु को अपनी संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हमारा यहाँ पर आ गया है, मैं यहाँ पर भी निरूपित कर देती हूँ, यह C बिंदु यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से जो D है, अब मैं निकालूंगी A और C के बीच में। अब आप देखिए यहाँ पर ये A बिंदु है और ये C बिंदु है। अब A और C को फिर से मैंने यहाँ इस प्रकार से मोड़ दिया है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने इसे मोड़ दिया A और C को। अब यहाँ पर एक और क्रीज प्राप्त हुई है और इस क्रीज को हम मार्क कर देंगे और इसे हम नाम देंगे बिंदु D। ये बिंदु हमारा D है। तो आइए देखें कि इसे हम कैसे निकालेंगे बिंदु D को। तो वही किया हमने, A और C का जो मान है वो रखा और उसके बाद इन्हें हमने हल किया। ऊपर आप देख रहे हैं दोनों पे माइनस का निशान है, माइनस प्लस माइनस, और ये आया -7/, ये जो नीचे का 2 है आपने पढ़ा था गुणनफल और भाग में, ये इधर ही आ जाएगा। तो -7/4। तो D बिंदु हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार से हम E निकालेंगे B और C के बीच में। तो ये जो बिंदु B है और ये जो बिंदु C है, आप इनको जब मोड़ देंगे, अब आपने यहाँ इन्हें मोड़ दिया तो आपको एक क्रीज और प्राप्त हुई है और इस क्रीज को आप थोड़ा सा मार्क कर देंगे और इसको नाम देंगे E। अब ये E बिंदु कैसे निकाला गया है, देखिए E बिंदु निकाला गया है C + B/2। C और B का मान रखा आपने और इसे 2 से भाग कर दिया। इस प्रकार से आपको E बिंदु प्राप्त हुआ है जिसे हम इस पर निरूपित कर देंगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने मध्य की कितनी परिमेय संख्याएं निकाल ली, 1 2 3। मैंने -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकाल ली हैं। इसी प्रकार मैं A और D के बीच में आगे और निकालूंगी, D और C के बीच में। इसी प्रकार ये सिलसिला चलता ही रह सकता है। तो अनगिनत परिमेय संख्याएं आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। और जो ये मैंने संख्या रेखा की एक्टिविटी कराई है, इसके थ्रू भी आप अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, -3/5 और 8/3 के मध्य ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालिए। ठीक मध्य की परिमेय संख्या एक ही होगी बीचों बीच। तो इसका हल कैसे करेंगे, इनको हम पहले, जो ये प्रश्न है आपकी किताब के पृष्ठ संख्या 50 पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 6,
और यहाँ पर ठीक मध्य की परिमेय संख्या के लिए वही करेंगे, पहले दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, और 2 से भाग का मतलब है इसका आधा। तो आपने इनको अंदर यहाँ पर जोड़ा है, जोड़ने के बाद आपने यहाँ इनका एलसीएम निकाल के हल किया, ये आपको आता ही है, और उसके बाद आपने इसका आधा किया, 1/2 गुणा -9 प्लस 40, 40 में से 9 गया और आपको 31/15 प्राप्त हुआ, अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा, और आपको उत्तर प्राप्त हुआ है 31/30, है ना बच्चों। अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं के रूप में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त करना अब हम सीखेंगे। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा है कि भिन्न और परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ये जो दोनों ही संख्याएं होती हैं इन्हें हम दशमलव के रूप में कैसे, देखिए परिमेय संख्याएं जो हैं वो भिन्न का ही एक आगे का बढ़ा हुआ रूप है। भिन्न जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन परिमेय संख्याएं ऋणात्मक धनात्मक सब हो सकती हैं। और जैसे भिन्नों को हम दशमलव में बदलते थे वैसे ही हम परिमेय संख्याओं को भी दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? भाग करके। तो एक प्रश्न है हमारे पास, 1/4 और -5/11 को दशमलव में बदलिए। तो क्या करेंगे बच्चों? हम 1 को भाग करेंगे 4 से, है ना। तो कैसे करते थे हम भाग, याद करिए छोटी क्लास वाला। तो 4 से भाग किया, 4 के टेबल में तो 1 आता ही नहीं है, तो हम पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, और आप दशमलव का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, और अब इसे आप 10 पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, और अब आपने यहाँ पर देखा तो माइनस करने पर 2 प्राप्त हुआ, और फिर आपने एक और 0 यहाँ पर उतार लिया है यहाँ से, और आपको 20 प्राप्त हुआ। और इसका मतलब जो भागफल आया आपका कितना आया? 0.25। तो ये परिमेय संख्या थी, या फिर परिमेय भी कह सकते हैं, प्रत्येक भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का जो उत्तर आया है दशमलव के रूप में वो आया है 0.25। इसी प्रकार से चलिए -5/11 को करते हैं। अब -5 को जब हमें 11 से भाग करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके चिन्ह को अभी आप हटा दीजिए, और 11 से जैसे हमें भाग करना है जो अभी सिखाया गया था कि यहाँ पर 5 के नीचे तो 11 आएगा नहीं, तो आपने दशमलव लगा के 0 बढ़ा दी, 11 चौक 44, 6 बढ़ गया, फिर आपने 5 से भाग किया। इसी प्रकार से ये क्रमशः चलता रहेगा, 4 5 दशमलव के बाद इस प्रकार से आता रहेगा। तो इसका मान आया -5/11 बराबर -0.4545 डैश डैश डैश। क्योंकि सवाल परिमेय संख्या माइनस में थी, इसलिए दशमलव में भी जब भागफल में आप उत्तर में माइनस लगाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर 2 प्रकार की संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी, एक शांत और एक अशांत। तो शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका आगे अंत हो जाए, है ना। तो जैसे अभी एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, 3/8, 7/20 और 11/5 को परिमेय को दशमलव संख्याओं के रूप में बदलना है। तो देखिए मैं 8 से 3 को भाग करूंगी, तो हम 8 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, तो आप दशमलव लगाइए, एक 0 बढ़ा लीजिए, 8 तिया 24, और यहाँ पर आएगा 6, फिर एक और 0 क्योंकि दशमलव लगा हुआ है बढ़ा सकते हैं, 8 सत्ते 56, फिर यहाँ आया 40, फिर आप एक और 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे 40। तो आपने देखा ये जो भाग है वो खत्म हो चुका है, हमारा भाग आगे नहीं चल रहा है पूरा, डैश डैश का यहाँ पर कोई आएगा नहीं। अब अगला सवाल है कि हमें 7 को 20 से भाग करना है, तो 0 दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लीजिए, 20 तिया 60, यहाँ पर 10 आएगा, एक और 0, 20 पंजे 100। तो आप देख रहे हैं ये भागफल भी खत्म हो गया। और इसी प्रकार से 11 को जब हमने 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, यहाँ 1 बचा, आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है, दशमलव 0, 5 दूनी 10। आपने देखा ये जो भाग है ये भी आपका खत्म हो गया। भागफल इनके देखिए वो एक बिंदु पर जाकर खत्म हो रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम शांत परिमेय संख्याएं कहते हैं, जो अंत हो जाती हैं। इसी प्रकार से अशांत या फिर अनंत दशमलव संख्या कौन सी दशमलव संख्या होती है? देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण किया ही था पिछली स्लाइड में कि -5/11, इसमें ये जो भाग था ये चलता ही जा रहा था। तो इस प्रकार के जो भाग हैं जो कभी खत्म नहीं होते उन्हें हम अशांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ भागफल में अंकों का जो समूह है 45 वो बार बार आ रहा है। अब इसके लिए हम कुछ चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं। जो भी आपका अंक बार बार आ रहा है उसके ऊपर आप या तो बार लगा दीजिए या फिर उसके शुरू और उसके अंत में एक आप डॉट लगा दीजिए। जैसे 4 और 5, तो 4 और 5 के ऊपर हमने यहाँ डॉट लगा दिया, या फिर 4 5 के ऊपर हमने यहाँ पर बार लगा दिया। तो यही ये जो बता रखा है अभी हमने, अशांत आवर्ती संख्या को बार बार आने वाले समूह को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर या तो रेखा लगाते हैं या फिर उनके प्रथम और अंतिम बिंदु अंकों पर बिंदु अंकित करते हैं। तो जैसे अब एक और सवाल है, हम यहाँ पर 7 से भाग कर रहे हैं 1 को, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी भाग यहाँ पर की गई है और इसका जो उत्तर है, देखिए लास्ट में फिर से 1 आया जब आपने यहाँ पर पहले भाग किया है, तो आप 1 को भाग कर रहे हैं और इसी प्रकार से आपको अंत में 1 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मैंने छोड़ा कि ये अब इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये पूरा जो संख्या है 1 4 2 8 5 7 ये बार बार आएगी क्योंकि अंत में फिर से 1 आ गया है। अब आप फिर से 7 से 1 को भाग करेंगे, तो आप इसके शुरू और अंत में बिंदु लगा सकते हैं या पूरे के ऊपर आप यहाँ पर बार लगा सकते हैं। ये दिखाएगा कि ये आपकी अशांत आवर्ती संख्या है। और शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या और कौन सी होती है, धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो है ये शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या है क्योंकि आप इसके ऊपर पूरे पे बार लगा सकते हैं, है ना। अब धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को आप दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे। तो बच्चों जैसे अभी एक और सवाल है हमारे पास, 1/6 को हमने दशमलव के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद जो 1 है ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। इस वाली भाग में जो 1 को हमने 6 से भाग किया है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो 1 है ये दोबारा नहीं आया, केवल 6 बार आवर्तन में आएगा, 6 बार आएगा, लेकिन ये 1 नहीं आएगा। इस प्रकार की संख्याओं को हम मिश्रित अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के आपने 2 रूप पढ़े, कौन कौन से, शांत दशमलव संख्या जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो, और अशांत आवर्ती संख्या जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और भी हो। आप यहाँ देखेंगे 1/6 है, इसे आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हर में केवल 2 या 5 ही आता, जैसे कि 2 गुणा 5 गुणा 2 यानी कि 1 यहाँ बना 20, तो अगर आप 20 से भाग करेंगे तो वो शांत आएगा। और यदि इसके अलावा कोई और आ गया, 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ गई, तब ये आपका अशांत आवर्ती संख्या ही आएगा। इस नियम को आप याद रखिए। और इसमें भी हमने 2 प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी, शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत संख्याएं। अभी हमने पिछली स्लाइड में इसके बारे में पढ़ा ही है। तो दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे बच्चों आपने देखा है 0.37, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो 0.37 है, जो 3 है वो 10वां स्थान है तो 10 से भाग होगा। 7 जो है वो आपका 100वां स्थान है तो ये 100 से भाग होगा। आपने देखा इनको दोनों को समान हर बना लिया है, आपने इसको 10-10 से गुणा कर लिया है और जब आपने हल किया 37/100, तो आपने देखा कि कोई भी दशमलव संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब हम यहाँ पर किसी प्रश्न का जो है प्रयास करते हैं। 21.237, तो 21 को आप लिख सकते हैं 20 + 1 और इसके स्थानों के अनुसार इन्हें अरेंज कर दीजिए। अब आप बच्चों देखेंगे कि मैंने यहाँ जो प्रत्येक संख्या है इनको समतुल्य बनाया है, इनके हरों को 1000 बनाया है और इन्हें जोड़कर 21 कर लिया है। इसी प्रकार से जब आप इन तीनों के अंशों को जोड़ लेंगे तो आपको 237 प्राप्त होगा और इसके बाद एलसीएम लेने पर आपको यहाँ प्राप्त होगी एक संख्या 21,237/1000 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने सीखा कि किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो संख्यात्मक मान होता है, वो उनके चिन्ह प्लस या माइनस से निरपेक्ष होता है। इसी प्रकार से 2 विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य आप अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और वे परिमेय संख्याएं जिनके हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होते हैं उन्हें हम दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कौन सी?
शांत दशमलव संख्या। इसी प्रकार से जिनके भाग में अंकों के समूह बार बार आते हैं, भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, उसे हम अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के आधार पर आप परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब आप यहाँ पर कुछ प्रश्नों का प्रयास करेंगे घर पर, जैसे कि यहाँ पर मध्य की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आज हमने सिखाया ही था कैसे करनी है। और इसके योगफल को, जो 3 परिमेय संख्याओं के योगफल को दशमलव में बदलने पर अब आपको ये बताना है कि शांत होगा या फिर ये अशांत होगा। इसी प्रकार से ये जो दशमलव की संख्याएं हैं इन्हें आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है और यहाँ आपको छांट कर बताना है कौन शांत दशमलव संख्याएं हैं और कौन सी अशांत दशमलव संख्याएं हैं। अब बच्चों गृह कार्य में आप अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 43 से 58 पर दिए गए अभ्यास 1H, I, J और K और दक्षता अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही बच्चों आशा है आज आपने बहुत सारी नई नई बातें सीखी होंगी। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और फिर से बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।